फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इन्होंने बताए थे। तो इधर देखना रे, चाचा बुरा मान जाएंगे ना। तू पहले तो बहुत देर से सो रहा था, बहुत देर से कि आँख लग रही खुल रही, लग रही खुल रही। फिर बाद में बाजू वाले को बोल रहा हूँ, ये देख बेटा खतरनाक हस्ती है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो 5 लॉज है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनसीईआरटी बुक का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे साल भी याद कर लो या साइंटिस्ट ये पूछ सकते, मतलब बहुत ही पांचट क्वेश्चन रहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया था? एंटोनी लियोसायर। हालांकि लोमोसो ने उसको एक्सप्लेन भी किया था, शायद इसमें वो नहीं दिया लोमोसो के बारे में, लोमोसो ने उसको एक्सप्लेन किया था, बट एंटोनी लियोसायर आप ध्यान में रखना है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसका जो साइंटिस्ट था वो एंटोनी लियोसायर है। लियोसायर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। और इस साइंटिस्ट की खास बात यह है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये दुनिया को बताने वाला यही साइंटिस्ट था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया कि जितना अपन रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ही परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शन। तो आया कि नहीं कंबशन रिएक्शन। अब गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंबशन रिएक्शन पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस साइंटिस्ट ने करा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बायोलॉजी में सूट करते, फिर भी कभी कभी लॉजिक लग सकता है आपका। मैंने बताया था कंबशन रिएक्शन पे एंटोनी लियोसायर ने बताया था ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी दिया गया कि नहीं कि ही परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शन एंड रीच टू द कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन द मास during the process. Hence he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed. This is called, मतलब वही एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, जैसे मैटर कैन neither be created nor be destroyed। तो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कुछ स्टेटमेंट वाइज तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। वो अगर बना तो ये कि मैटर neither be created nor be destroyed, यानी आपने अगर 20 किलो रिएक्टेंट लिया तो 20 किलो प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल, मतलब ना रिएक्टेंट एक्स्ट्रा बचा ना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना, मतलब मैटर neither be created nor be destroyed। तो ये हो गया मैटर कैन neither be created nor be destroyed। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक क्वेश्चन अपन देखेंगे इफ पॉसिबल, जब मैं आज ही बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, साला कटिंग फटिंग भी बनाते नहीं देखिए रे। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब ये है, आप एक कंपाउंड किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से तैयार करो, उस कंपाउंड में उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका जो रेशियो बाय मास रहेगा, मास रेशियो, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, देखो एनसीईआरटी बुक में ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को समझाने के लिए बहुत ही खतरनाक एग्जांपल दे दिए, ये कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर कार्बन ऑक्सीजन, कॉपर कार्बोनेट दिख रहा है मेरे को, ये क्यूप्रिक कार्बोनेट, नहीं क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो चलो मैं इसको समझा के देता हूँ, पर इस पर जल्दी क्लिक नहीं होगा आपको। क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि CuCO3 एक कंपाउंड, क्या इसको हम कॉपर कार्बोनेट कह सकते हैं? कह सकते हैं। इट इज क्यूप्रिक। व्हाई इट इज क्यूप्रिक? बिकॉज इसके अंदर CO3 डाई नेगेटिव है, कॉपर डाई पॉजिटिव। मैंने आपको बेसिक में बताया था, कॉपर मोनो पॉजिटिव रहा तो क्यूप्रस, डाई पॉजिटिव रहा तो क्यूप्रिक। इट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो इस एग्जाम्पल से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझना या समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन और सादा एग्जाम्पल लेंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कहना क्या है, पहले वो तो समझ लो क्या कहना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कहना है, जैसे मान लो ये क्या है रे भाई, वाटर है, इसके बाद में और वाटर लिखता मैं, और वाटर लिखता, और वाटर लिखता, और वाटर लिखता। एक अपन ने ये RO कैन का पानी लिए, एक अभी बरसात के दिन चल ऊपर का पानी गिर रहा उसको पकड़े वो पानी लिए, एक अपन ने बाजू में के आसपास, अरे क्यों रे पानी वहां का नहीं होना, आप लोगों को पानी की बोतल गिरा रहे, एक अपन ने कुएं का पानी लाए,
एक अपने किसी के घर के बोरिंग का पानी ला लिए, और एक तो बहुत ही जज्बाती निकल के भागते का नदी का पानी लाया उठा के उसने, है ना, वो गांधीग्राम के पास की नदी है ना, वो नदी कौन सी नदी है, पोरना नदी है ना, उसका पानी उठा के लेकर आया। एक अपने अकोला के पास भी नदी है जिसको नाला बना दिया लोगों ने, कौन सी नदी है मालूम ही नहीं है, मोरना नदी है ना, कितनी अच्छी नदी है, कितने उसमें सब गंदगी होगी, सब वहां का पानी उठा के ला लिया। तो बेसिकली अपन अलग अलग सोर्सेज से क्या लाए, वाटर। फिर अपन ने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के वेट के साथ का रेशियो चेक करे, तो सभी जगह पे ये पाया गया कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2:16, यानी 1:8 सेम पाया गया। मतलब कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन बाय वेट होता है, मास बाय प्रोपोर्शन होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। वो इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे सोर्सेस कोई भी रहो। जैसे वाटर अपने कैसे मिला उठा के, तो वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के मास के साथ का जो रेशियो रहेगा वो से, ऐसा नहीं है कि अपन ने आरओ कैन का पानी लाया तो बोले नहीं बराबर एकदम प्योर है 2:16, और बोले अपन ने नदी का उठा के ला लिया बोले तो उन्हें बोले इसमें 2:18, तो वाटर बनेगा ही नहीं। वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो क्या रहेगा, 2:2। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसी पॉइंट को बोला गया एक नेचुरली कॉपर कार्बोनेट आपने पकड़े, नेचुरली ऑकरिंग, और एक अपने लेबोरेटरी में तैयार करें सिंथेटिक सैंपल, मतलब तैयार किया हुआ सैंपल है ना। आपके पास कॉपर कार्बोनेट 2 तरह का है जिसको क्यूप्रिक कार्बोनेट बोला गया, एक नेचुरली बने हुआ, एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। दोनों में आपने कॉपर का, ऑक्सीजन का और कार्बन का, कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले, तो 51.35, तो इधर भी 51.35 कॉपर का परसेंटेज, मतलब ये प्रोपोर्शन बाय वेट है। अरे समझ में आ रहा है, सिंपल। तो ये प्रोपोर्शन बाय वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये अपने परसेंटेज में निकाले, जैसे वाटर में भी हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास निकाल सकते। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, अगर मैंने आपको बोला वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट कितना रहेगा, तो परसेंटेज बाय वेट कितना रहेगा, 2/18 × 100। अरे निकालना सिखाया था ना मैंने, उस एलिमेंट का टोटल वेट अपॉन उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट × 100। अब जो कॉपर कार्बोनेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकाला गया होगा, 3 × 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कार्बोनेट × 100। अरे समझ में आ रहा है ये। तो ये जो कंपाउंड है कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, नेचुरली तैयार करो या सिंथेटिकली तैयार करो, इसके अंदर कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे समझा क्या, सिंपल है। तो ये अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, क्वेश्चन भी लेंगे अपन इसके ऊपर। पहले इसका स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे पॉइंट काम का यहां तक है, ही स्टेटेड दैट, मतलब ये जोसेफ प्रोस्ट। तो पहला क्वेश्चन तो साइंटिस्ट बेस हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया था, एंटोनी लियोस है। बेटा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, वो हाइलाइटर और एनसीईआरटी बुक वो घर पे है ना अपने पास, आप जाते टाइम में बुक यहाँ रख के जा रहे क्या, नहीं ना, तो घर पे कर लेना, ये सब पीडीएफ मिलेंगे ना आपको। तो अब ये बच्चे एनसीईआरटी बुक से जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो पूरे पेज को पढ़ते बैठते, जब किसी 2 ही पॉइंट को पढ़ना था। एंटोनी लियोस ने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसका स्टेटमेंट मैटर का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस पर अपन एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो स्टेटमेंट, उसकी थ्योरी और उसका एक न्यूमेरिकल के साथ है। बाद में लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट, डेफिनाइट मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को। अरे समझ में आ रहा है, उसके नाम में तो डेफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब के कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन बाय वेट रहेगा वो डेफिनाइट रहेगा, चाहे आप किसी भी सोर्स से तैयार करो। मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, एनसीईआरटी बुक में कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल दिया गया था, जो नेचुरली तैयार किया गया था, सिंथेटिकली लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। तभी कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट का रेशियो क्या था, सेम था। जो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन
एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो जब से हिंदी में ये तो समझा रहा था मैं, कोई भी एक कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट है उनका जो प्रोपोर्शन बाय वेट रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे समझ में आ रहा है ये? खत्म। तो क्या रहेगा, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कंपाउंड में एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय वेट एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? जैसे नेचुरली ऑकरिंग कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का कार्बन का ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहेगा, जब हमको लेबोरेटरी में सिंथेटिकली कॉपर कार्बोनेट को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी तो वही रेशियो रहेगा जो पहले था, उसी रेशियो से लेंगे तो ही कॉपर कार्बोनेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। देखो ये जो एंटोनी लियोसायर है, जोसेफ प्रॉस्ट है, और इसके बाद में अगला कौन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने ये लॉ तब बताए थे जब दुनिया को एटम मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी नहीं थी, ये तब के लॉज है। तो बहुत बड़ी बात है इस तरीके से उनको समझ में आना। ये अलग बात है उनको उस वक्त पागल बोला गया होगा, दिख भी रहे साले वैसे थोड़े से, पर ये तब की बात है। मतलब ये जो कहानी है ना 1750 और 1820, तो एटम मॉलिक्यूल की डिस्कवरी नहीं थी उस वक्त, तो इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज गिवन बाय एंटोनी लियोसायर। जरा सावधान पोजीशन में आ जाओ, जरा हिम्मत से काम लो। दूसरा जो है जोसेफ प्रॉस्ट, तो जोसेफ प्रॉस्ट का जो स्टेटमेंट वो आपके सामने। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या बताया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। उसके बाद में अपना अगला जो आएगा दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अपन एक एक पर एक एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते, उसी का दूसरा नाम है। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट। और डेफिनेट की जगह पे आप और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट कंपोजिशन। ही कंक्लूड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेस, जैसे मैंने आपको वाटर के सोर्सेज बताया था, आरओ वाटर, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, नदी का पानी, पानी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेज अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये अब रट गए होंगे स्टेटमेंट के, कंपाउंड के एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय मास उस कंपाउंड के अंदर हमेशा क्या रहेगा, सेम, भले वो कंपाउंड आप अलग अलग सोर्सेज से तैयार करो, चाहे नेचुरली लाओ या सिंथेटिकली तैयार करो, उसके अंदर एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद स्टेटमेंट अगर आया तो आपको लॉ पहचान में आना चाहिए, और सबसे इजी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट सबसे काम की चीज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना यह है कि अगर हमने सेम एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड बनाए, उसमें से अपन ने एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स रखे, जैसे मान लो हाइड्रोजन से मैंने H2O बनाया और H2O2 बनाया, तो क्या हाइड्रोजन मतलब H2 और H2O2 सेम है? अरे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एंटीसेप्टिक, वो पीते क्या तुम घर पे जाके? अरे वाटर पीते अपन, तो कंपाउंड तो डिफरेंट है। इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16 ग्राम है। इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन का वेट कितना है, 32 ग्राम है। तो इसमें ये हाइड्रोजन का वेट होगा और ऑक्सीजन का वेट होगा। अब ऑक्सीजन के वाटर के वेट को ऑक्सीजन के हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेट के साथ कंपेयर करो, तो क्या बनेगा, 16:32। बोले सर ये तो 1:2 होगा, क्या बात है, शाबाश, 1:2। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बोलना था इंग्लिश में। If 2 elements can combine to form more than one compound, like 2 elements जैसे के हाइड्रोजन एंड, अरे बोलते रहे कोरोना रे, हाइड्रोजन एंड combine more than one compound like H2O and H2O2. The masses of one element that combine with fixed mass of the other element, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मासेस है
16 और 32 दैट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, दो that combined with the fixed masses of the other element are in the ratio of small whole number। जैसे ऑक्सीजन के जो मासेस है, कितने मासेस है ऑक्सीजन के? अबे 16 है और 32 है, दो मासेस है। कौन से है? तो 16 और 32। उनका जो होल नंबर रेशियो कितना है? 1:2। तो दे आर ऑलवेज इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में मतलब अगर स्टेटमेंट पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट आया तब इमीडिएटली गेस कर लेंगे। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तो उसके नाम में है कि जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय वेट रहेगा वो क्या रहेगा? डेफिनाइट रहेगा। एक ही कंपाउंड के अंदर उन एलिमेंट का भले आप अलग अलग सोर्सेज से तैयार करो। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना यह है कि अगर आपने सेम एलिमेंट लेके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए तो जो दो नए, समझो दो कंपाउंड बनाए तो जो दो नए कंपाउंड बनेंगे उसमें जो एक एलिमेंट रहेगा उसके मासेस का रेशियो दूसरे फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे H2 और H2O2 में ऑक्सीजन के जो मासेस है 16 ग्राम और 32 ग्राम, ये आपस में हाइड्रोजन का तो 2-2 ग्राम फिक्स है। तो 16 और 32 ये क्या है? ये होल नंबर रेशियो में रहेंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो, जैसे कि 1:2। सिंपल। अरे समझ में आए? सिंपल। तो इस तरह का आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसमें पता है कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये बोला जाएगा कि भाई कंपाउंड ऑप्शन में दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन से ऑप्शन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी लगता जब कंपाउंड डिफरेंट रहेंगे और एलिमेंट सेम रहेंगे। तो मैं एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कंपाउंड डिफरेंट ऐसा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। जैसे एक बात बताओ, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा? अब इसमें वो ना कार्बन कितना है? 12 ग्राम है, इधर भी कार्बन 12 ग्राम है। अरे 12 ग्राम है ना वे कार्बन। अरे कार्बन ना, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम है और इसमें ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। ये तो फिक्स मास हो गया। और 16:32 (2). बाद में PCl3 और PCl5। बोले सर इसमें तो क्लोरीन के 3 है तो 3 × 35.5 एंड 5 × 35.5, तो 35.5 35.5 कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाए 3:5। तो होल नंबर रेशियो आ रहा है कि नहीं हो? अरे समझ में आ रहा है? तो इसके बीच में कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब लगता है जब एक सिंपल टेक्निक, कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट सेम, कंपाउंड डिफरेंट। अब देखो ये अमोनिया, आपको पता होगा अमोनिया NH3 है। और हाइड्राजीन के बारे में बता देता हूँ, NH2 बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन, पर इनमें भी क्या इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है? क्या इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है? तो कंपाउंड डिफरेंट और एलिमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब लगेगा? जब कंपाउंड डिफरेंट रहेंगे और एलिमेंट, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग जाएगा यहाँ पे। तो ये होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसका फिर से स्टेटमेंट देखो एक बार क्या है। तो इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट। तो जो मासेस ऑफ 1 एलिमेंट हैं, जैसे H2O2 में ऑक्सीजन के जो मासेस है जो हाइड्रोजन के फिक्स मास 2-2 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के जो मासेस 16 और 32 ग्राम, दे आर इन द ऑलवेज स्मॉल होल नंबर रेशियो, दे आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। जैसे अपन ने अभी PCl3 PCl5 को भी देखे, H2O H2O2 को भी देखे, बाद में CO और CO2 को भी देखे। क्या SO2 और SO3 में लगेगा अपना? इसमें ऑक्सीजन के रेशियो क्या रहेगा? 2:3। अरे 2:3 रहेगा ना भाई, सल्फर तो कॉमन। और कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट सेम। एक बात, क्या SO2 में और NH3 के बीच लगेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कंपाउंड डिफरेंट है और एलिमेंट भी डिफरेंट है। कंपाउंड डिफरेंट होना बट एलिमेंट सेम होना, कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो कब लगता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट
सेम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब जाके लगेगा। यहाँ पर ये अपनी कहानी खत्म होगी। इसके बाद में लॉ ऑफ, अब आएगा अपना गे-लुजैक लॉ। देखो गे-लुजैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है रादर देन थ्योरी। तो गे-लुजैक पर आपको स्टेटमेंट अगर आप पूछा गया दिस लॉ इज गिवन बाय, इसके गे-लुजैक लॉ में तो नाम ही दिया हुआ गे-लुजैक। गे-लुजैक लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुजैक। अब ऐसे पूछेगा नहीं गे-लुजैक लॉ किसने दिया था, है ना। साल से मतलब नहीं अपने कुछ,